अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक है हम सारे लोग। तो वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज के लेक्चर में जो हम काम शुरू करने जा रहे हैं जी, वो हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम इफ़ेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एक प्रॉब्लम है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पास अगर एक पेंडुलम क्लॉक है तो सबसे पहले तो ये बताएं कि गर्मियों में पेंडुलम जो है टाइम लूज़ करता है या गेन करता है, और सर्दियों में वो टाइम लूज़ करता है या गेन करता है। तो आपको पता है कि हमारे जो क्लॉक होता है उसके अंदर जो पेंडुलम लगा होता है, उस पेंडुलम की जो स्टिक होती है वो किसी न किसी मेटल से बनी होती है। और हमें पता है, हमने पढ़ा है कि मेटल्स यानी कि सॉलिड्स या लिक्विड्स, वो एक्सपैंड होते हैं अपॉन हीटिंग। तो वो जो हमारा पेंडुलम है, इट इज़ मेड फ्रॉम सम मेटल। और गर्मियों में ऑब्वियसली जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें एक्सपेंशन होगी, जिसे हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अब जब उसमें एक्सपेंशन होगी तो एक्सपेंशन की वजह से हमारा जो पेंडुलम है ये स्लो हो जाएगा। अगर हमारा पेंडुलम स्लो हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम लेगा। अगर ये स्लो हो जाएगा तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम कहेंगे कि वो टाइम क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। ठीक है, टाइम लूज़ करने से मुराद है कि वो पीछे रह रहा है। ठीक है, इसी तरह से सर्दियों में क्या होता है, जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसमें वो कंप्रेस करेगा। ठीक है जी, वो सिकुड़ेगा। तो कंप्रेशन की वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो जल्दी अपना जो टाइम है वो उसको क्या करेगा, कवर करेगा। तो हम कहेंगे कि वो टाइम गेन कर रहा है। तो इस सेंस में गर्मियों में हमारा पेंडुलम जो है वो टाइम लूज़ करता है, यानी कि स्लो हो जाता है, और सर्दियों में वो टाइम गेन करता है, यानी कि वो तो तेज़ हो जाता है। उसकी जो ऑसिलेशंस हैं या उसकी जो वाइब्रेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो तेज़ हो जाता है। तो अभी वो टाइम कितना लूज़ करेगा, ये टाइम कितना गेन करेगा, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें पेपर में पूछे जाते हैं। सो उसके लिए एक हमने फार्मूला बनाया है, एक शॉर्ट फार्मूला। ठीक है जी, उस शॉर्ट फार्मूले की मदद से हम वो टाइम जो है वो बता सकते हैं। सो चेंज इन टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा डेल टी इंटू टी। ठीक है जी, तो ये जो फार्मूला है ये वर्क करता है फॉर 24 आवर्स। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेंडुलम एक दिन में कितना टाइम लूज़ करता है या एक दिन में कितना टाइम गेन करता है, तो इस फार्मूले की मदद, ये शॉर्ट फार्मूला है एक्चुअली, ये जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड वाला फार्मूला ये उसी से ड्राइव किया है, उसी की ही एक फॉर्म है। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, इसको हम याद करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इसको ड्राइव करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये फार्मूला वर्क करता है, ठीक है, फॉर द होल डे। आपसे ये पूछा जाए कि एक दिन में वो कितना टाइम गेन कर रहा है या कितना टाइम लूज़ कर रहा है। सो यहाँ पर क्या क्या हमारे पास अल्फ़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल टी डिफरेंस इन टेम्परेचर, और ये जो कैपिटल टी है दैट इज़ टाइम ऑफ अ डे, यानी कि एक दिन 24 आवर्स। अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी एक पेंडुलम है, ठीक है जी, अगर उसका टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तो बताइए वो कितना टाइम लूज़ करेगा या कितना टाइम गेन करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी? आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेंडुलम है वो किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका थर्मल कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और ये टाइम तो हमें पता है कि 24 आवर्स जो हैं उसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो दैट इज़ 86,400 सेकंड। तो ये तो अंडरस्टूड है। सिर्फ ये दो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए एज अ इंफॉर्मेशन। एक तो हमें थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट और दूसरा हमें डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो फ़र्ज़ करें कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जी एक पेंडुलम क्लॉक है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो करेक्ट टाइम हमें बताता है। ठीक है, लेट सपोज़ कि उसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कर देते हैं जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला क्वेश्चन कि वो टाइम गेन करेगा या लूज़ करेगा। देखें, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होगा तो याद रखें वो टाइम
गेन करेगा, सॉरी लूज़ करेगा। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो, मसलन वो ये कहें कि एक पेंडुलम है और वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल सही टाइम बताता है, अगर हम उसका टेम्परेचर 0 कर दें तो बताएं अब क्या होगा। पहले तो ये बताएं कि वो टाइम लूज़ करेगा या गेन करेगा, और सेकेंडली आप ये बताएं कि वो कितना टाइम लूज़ करेगा या गेन करेगा। ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो टाइम जितना भी होगा, जो भी टाइम डिफरेंस आएगा उसका मतलब है वो लूज़ कर रहा है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो जितना भी टाइम डिफरेंस आएगा इट मीन्स उतना टाइम वो गेन कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम दोनों तरह से करके देख लेते हैं। तो 25 डिग्री पे वो करेक्ट टाइम बताता है, और हमने कहा कि उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कर दिया। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, आपने टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं ना, तो चाहे आप सेंटीग्रेड में हो केल्विन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद लेट सपोज़ कि अल्फ़ा जो है उस मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। ठीक है, और कैपिटल टी हमें पता है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास जो टाइम डिफरेंस आएगा दैट टाइम डिफरेंस इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा की जगह 1 × 10⁻⁻5 और मल्टीप्लाई बाय डेल टी डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट इज़ 25 और मल्टीप्लाई बाय 86 and 400। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका टाइम डिफरेंस होगा। वो 20 सेकंड आए, वो 10 सेकंड आए, वो 5 सेकंड आए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि टाइम जो डिफरेंस आया है वो उसने लूज़ किया है या गेन किया है? तो वो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि आपको टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से अंदाज़ा हो जाएगा कि टाइम लूज़ कर रहा है या टाइम गेन कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो आपके पास टाइम डिफरेंस आ जाएगा, एंड दैट इज़ टाइम डिफरेंस जो भी आएगा वो सेकेंड्स में आएगा। अब इसको आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज में निकालने के लिए फार्मूला है कि जो भी टाइम डिफरेंस आ रहा है आपका, उस टाइम डिफरेंस को आप उसका जो एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम है उस पर डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100% के साथ। मिसाल के तौर पर टाइम डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास, लेट्स सपोज कि वो 20 सेकेंड आ रहा है। ठीक है जी, और एक्यूरेट टाइम जो वो बताता है, ठीक है, लेट्स सपोज कि वो हमारा हम पर डे की बात कर रहे हैं ना, तो 86,400 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 100% के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारा निकल आएगा परसेंटेज में टाइम डिफरेंस। क्लियर हो गया जी? तो इस तरह से हम ये थर्मल एक्सपेंशन को अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद ये थर्मल एक्सपेंशन हमारे पिछले लेक्चर से ही कनेक्टेड था, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर हमने बात ख़त्म की थी वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो पोस्टुलेट्स हैं जी, सबसे पहला हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो है अबाउट साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारी जो भी गैस अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है जी, उसके जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन के मुकाबले में बहुत ही कम है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। यानी कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी जो आइडियल गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल्स। ठीक है, और इफ़ दे आर पॉइंट पार्टिकल्स, पॉइंट पार्टिकल का साइज़ तो ज़ीरो होता है। सो यू कैन से एक आइडियल गैस के लिए, नॉट अ रियल गैस, एक आइडियल गैस के लिए आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल्स। अगर वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो ज़ाहिर बात है वो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर हो गया जी? तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमारे ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जब ये मूव कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि इनका मोशन रैंडम होता है, ये कोलाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ भी, इसके अलावा जिस कंटेनर में होते हैं उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो कोलाइंस हैं, एक तो ये सारे कोलाइंस परफेक्टली इलास्टिक हैं बिकॉज हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं,
एक तो ये सारे कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक हैं, और दूसरा ये जो इनका मोशन है या ये जो कोलिजन्स हैं ये फॉलो करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स को, यानी कि ये न्यूटन लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी, चूँकि हमने आइडियल गैस कंसिडर किया है और हमने इसको माना है कि ये एक प्योर सब्सटेंस है, अगर ये प्योर सब्सटेंस है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑल आर आइडेंटिकल, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये आपस में आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो इंटरेक्शन के दौरान ये सिर्फ उस वक्त ही एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जब ये कोलाइन कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इनके दरमियान शॉर्ट रेंज फोर्सेस तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद हमारे पास आ गया जी प्रेशर ऑफ अ गैस। तो प्रेशर ऑफ अ गैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी P इज़ इक्वल टू 2/3 N/V इंटू हाफ mv²। अब ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, इस इक्वेशन के फिज़िकल मीनिंग्स क्या हैं ज़रा आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस इक्वेशन में सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ N/V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि हमारी गैस जिस कंटेनर में भी है उस कंटेनर के अंदर हमारी गैस का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है, हमारी गैस का प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर। यानी कि अगर उस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो इट मीन्स वो उनका प्रेशर, उस गैस का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर भी कम होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर बाइक में या गाड़ी के टायर में आप जब हवा भरवाते हैं, ठीक है, तो जो आप हवा भरते जाते हैं तो वो साथ वो जो प्रेशर वाला मीटर होता है, ठीक है, वो आपको बताता है कि प्रेशर बढ़ रहा है, जो हवा आप भर रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम। आप हवा भरने से नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो, जब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो उस वजह से गैस का प्रेशर भी उस कंटेनर के अंदर बढ़ रहा है। ठीक है। इस इक्वेशन में जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या है? अगर आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हो तो आप मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसको बढ़ा दें, या दूसरे लफ्ज़ों में आप मॉलिक्यूल्स की स्पीड को बढ़ा दें। अगर आप मॉलिक्यूल्स की स्पीड को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और अगर आप मॉलिक्यूल की स्पीड को कम करेंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। समझ आई बात? तो स्पीड बढ़ाना या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, ये दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें, ये आप कैसे कर सकते हैं? विद इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज़ या उनकी वेलोसिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर बढ़ा दें, और अगर आप उनकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटीज़ को कम करना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर कम कर दें। इसका मतलब है कि हम दो तरह से प्रेशर बढ़ा सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर के अंदर ही टेम्परेचर आ रहा है, या तो आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा, और या आप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दें तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन की जो तीसरी खूबसूरत बात है वो ये है, अगर आप गौर करें प्रेशर के ऊपर, तो प्रेशर जो है, प्रेशर इज़ अ मैक्रो वेरिएबल, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, ये हमारे पास एक माइक्रो वेरिएबल है। ठीक है। इसका मतलब है कि आप इस इक्वेशन की मदद से स्मॉल स्केल वर्ड को लार्ज स्केल वर्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल होते हैं, एक हमारे पास एक्सटेंसिव वेरिएबल होते हैं, ठीक है, साइज़ की बुनियाद पर। फिर हमने कहा हमारे पास माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो स्टेट्स के साथ जिनका ताल्लुक होता है, और एक हमारे पास मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं जिनका ताल्लुक सिस्टम की मैक्रो स्टेट के साथ होता है। सो प्रेशर का ताल्लुक जो है ये मैक्रो स्टेट के साथ है, और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का जो ताल्लुक है ये माइक्रो स्टेट के साथ है। तो आपने इस इक्वेशन की मदद से माइक्रो स्टेट को मैक्रो स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि आपने स्मॉल स्केल वर्ल्ड को, छोटी दुनिया को बड़ी दुनिया के साथ जोड़ दिया। तो ये भी इस इक्वेशन की खूबसूरती है। आई होप कि इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम लिखते हैं जी टेम्परेचर के लिए ऐसी ही इक्वेशन। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि PV इज़ इक्वल टू N KB और T, ठीक है। हमारी ये जो
आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें n जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, k भी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T हमारा टेम्परेचर है। तो यहाँ से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकालूँ तो दैट इज़ n/v इंटू kBT। अब देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में प्रेशर की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हमारे पास आ जाता है जी n/v इंटू kBT इज़ इक्वल टू 2/3 n/v इंटू हाफ mv²। अब इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, ये n/v आपका कैंसिल हो सकता है और k भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सो टेम्परेचर इज़ 2/3 kB इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो ये देखें ये पूरा कांस्टेंट बन गया, तो टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, pressure is indirect measurement of average kinetic energy and temperature is direct measure of average kinetic energy। तो ये एक डिफरेंस भी है इन दोनों इक्वेशंस को। बाज़ का हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। नो, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर इज़ अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जीज, लेकिन प्रेशर इज़ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ kinetic energies। Pressure contains two different terms, number of molecules per unit volume and average kinetic energy। So it is an indirect measurement of average kinetic energy, but temperature is a direct measurement of average kinetic energies। So ये है। अब चाहे आप टेम्परेचर की बात करें या प्रेशर की बात करें, both are related to the macro state of the system। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास आ गया जी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या इक्विपार्टीशन थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जी, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाउ इंडिपेंडेंट इन हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वेज अ सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी, यानी कि कितने इंडिपेंडेंट तरीक़ों से हमारा जो पार्टिकल है या हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी पोजेस कर सकता है, दैट इज़ नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेट सपोज कि हमारे पास एक आइडियल गैस है और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पॉइंट पार्टिकल्स। अगर वो पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो वो सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो एक्स एक्सिस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो वाई एक्सिस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो जी एक्सिस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, कितने तरीक़ों से है, 3 तरीक़ों से। तो हम कहेंगे कि उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये डिसाइड करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट तरीक़ों से आपका सिस्टम एनर्जी पोजेस कर सकता है। अगर हम बात करें, अभी चूँकि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर हम गैसेस की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की गैसेस होती हैं, मोनोटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस एंड पॉलीटॉमिक गैसेस। जो मोनोटॉमिक गैसेस हैं, मोनोटॉमिक गैसेस में हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, और तीनों के तीनों ही ट्रांसलेशनल होते हैं। अगर हम बात करते हैं डायटॉमिक गैसेस की, तो डायटॉमिक गैसेस जो होती हैं उनमें जो 2 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो एटम्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, जैसे उन दोनों के दरमियान कोई स्प्रिंग है। 2 एटम्स जो होते हैं एक मॉलिक्यूल में, डायटॉमिक गैस में, वो एटम आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग इस तरह से होती है जैसे उनके दरमियान कोई स्प्रिंग होता है। हालांकि कोई स्प्रिंग तो होता नहीं, लेकिन बॉन्डिंग ऐसी होती है कि जैसे उनके दरमियान कोई स्प्रिंग है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो हमारी डायटॉमिक गैस है उसमें हमारे पास टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। ठीक है, उसमें 3 तो ट्रांसलेशनली हैं और 2 जो हैं वो रोटेशनल। चूँकि अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया है और इसमें 2 एटम्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं, तो अब ये एक रिजिड बॉडी जैसा सिस्टम बन गया जो कि रोटेट भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर हमारी डायटॉमिक गैस वाइब्रेट ना कर रही हो, ठीक है, नॉर्मली अगर वो वाइब्रेट ना कर रही हो तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसको असाइन कर सकते हैं, 3 फॉर ट्रांसलेशन एंड 2 फॉर रोटेशन। ठीक है, तीसरा जो है उसमें उसके अलॉन्ग हमारा जो है वो रोटेशन होगा। इस तरह से अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक गैस की, तो पॉली एटॉमिक गैस ऐसी गैस होती है जिसमें 2 से
उसका जो मॉलिक्यूल है उसमें ज़्यादा एटम्स होते हैं, 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, दैट इज़ पॉलीएटॉमिक गैस। तो पॉलीएटॉमिक गैस में हमारे पास टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं जो हम उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको पता है 3 तो हो गए ट्रांसलेशनल, 2 हो गए उसकी रोटेशन के लिए और 1 हो गया उसकी वाइब्रेशन के लिए। तो टोटल हमारे पास हो गए 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब जो इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी है ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी हम असाइन कर सकते हैं हमारे सिस्टम को, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो एनर्जी जो है दैट इज़ 1/2 kBT। सो इतनी एनर्जी की ये वैल्यू हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली हम असाइन कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी या इक्विपार्टीशन थ्योरम सिंपली। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात कर लें मोनो एटॉमिक गैस की, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी, मोनो एटॉमिक गैस, उसके बाद डाया एटॉमिक गैस और उसके बाद जी पॉली एटॉमिक गैस। अगर आप मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो आपको पता है कि मोनोटॉमिक गैस में हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास कितनी 1/2 kBT एनर्जी होती है। तो 3 × 1/2 kBT। सो ये हमारे पास आंसर बन गया जी 3/2 kBT। सो मोनो एटॉमिक गैस में जो टोटल एनर्जी आप असाइन कर सकते हैं अपने सिस्टम को दैट इज़ 3/2 kBT। इसी तरह से अगर आप डायटॉमिक गैस की बात करें तो डायटॉमिक गैस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं जी 5, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम 1/2 kBT एनर्जी असाइन कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 5/2 kBT। तो ये टोटल एनर्जी आप असाइन कर सकते हैं एक डायटॉमिक गैस को। अगर पॉलीटॉमिक गैस की बात करें तो पॉलीटॉमिक गैस में 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप 1/2 kBT एनर्जी जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 kBT। सो ये हमने टोटल एनर्जी मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए और पॉलीटॉमिक गैस के लिए कैलकुलेट कर ली। अब हम इसकी बुनियाद पर जो स्पेसिफिक हीट है वो भी साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि ये हमारे लिए इधर ही काम सारा हो जाए। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। जैसा कि हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट जो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं du/dt। यहाँ पर ये T है फॉर टेम्परेचर। अच्छा, इसमें अगर आप U की वैल्यू पुट करें d/dt, U की वैल्यू पुट करें मोनोटॉमिक के लिए तो हमारे पास आई है जी 3/2 kBT। अब इसकी डेरिवेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो आंसर आएगा 3/2 kB, या इसको हम 3/2R भी लिख सकते हैं। आपको पता है जहाँ पर K भी होगा वहाँ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही होगी और जहाँ पर R होगा वहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स की बात हो रही होगी। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोटॉमिक गैस इज़ इक्वल टू 3/2R। अब हम निकाल लेते हैं CP, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको पता है कि CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R या CP इज़ इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू पुट करें 3/2R प्लस R एंड दैट विल बी 5/2R। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ इक्वल टू 5/2R एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 3/2R। ये किसके लिए है जी? ये हमने कैलकुलेशन की है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब इसी तरह से हम कर लेते हैं जी फॉर पॉली एटॉमिक गैस। तो सॉरी डायटॉमिक पहले कर लेते हैं। तो फॉर डाया एटॉमिक गैस, ठीक है, डायटॉमिक गैस की जो हमने टोटल एनर्जी निकाली है आपके सामने दैट इज़ 5/2 kBT। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू du/dt। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हमारे पास जो आंसर है हमारे पास 5/2R आ जाएगा। ये हो गया CV, और अगर आप CP निकालेंगे तो दैट इज़ 7/2R। सो ये हमारे पास किसके लिए आ गया जी?
फॉर डाई एटॉमिक गैस, CV और CP की वैल्यूज़ फॉर डाई एटॉमिक गैस, CV और CP की वैल्यूज़ फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब हम बात कर लेते हैं जी पॉली एटॉमिक गैस की। सो फॉर पॉली एटॉमिक गैस वी नो U इज़ इक्वल टू du over dt इज़ इक्वल टू d/dt ऑफ 3 kBT। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3R। सो हमारे पास जो CV है दैट इज़ इक्वल टू 3R, और आप CP निकालेंगे तो 3R, ये देखें CP जो होता है ये CV प्लस R के बराबर होता है, तो CV हमारा 3R है, 3R प्लस R दैट विल बी 4R। सो CP एंड CV की वैल्यूज़ फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस। तो पेपर में कोई भी MCQs बन के आ सकता है कि CV की वैल्यूज़ बताएं, CP की वैल्यू बताएं, फॉर मोनोटॉमिक बताएं, फॉर डायटॉमिक बताएं, फॉर पॉलीएटॉमिक बताएं, टोटल एनर्जी बताएं मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए। तो ये जितना भी काम किया है इसमें से MCQs या क्वेश्चन बन के इस तरह से आ सकता है। क्लियर हो गया जी। तो ये हो गई हमारी इक्विपार्टीशन थ्योरम और स्पेसिफिक हीट। आपको ये भी पता है कि गैसेस में जो स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आप जो हीट प्रोवाइड करते हो सिस्टम को, उससे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है बस उसी में चेंज आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास रिलेशन कुछ यूँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साथ में क्या करना होता है, वर्क भी करना होता है, इसलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर हो गया जी। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है जी। अच्छा, ये नोट्स में R लिखा हुआ, ये गैमा है, गैमा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। आपको पता है कि गैमा जो होता है दैट इज़ CP ओवर CV। ठीक है, तो हर गैस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, मोनोटॉमिक के लिए डिफरेंट होगी, डाई के लिए डिफरेंट होगी और पोली के लिए डिफरेंट होगी। ये आपके नोट्स में गैमा की वैल्यू, इसमें नोट्स में उन्होंने R टाइप कर दिया तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये R नहीं है, ये गैमा है। तो ये वैल्यू साथ साथ दी हुई हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, चूँकि स्पीड जो होती है मॉलिक्यूल्स की इसका ताल्लुक माइक्रो स्टेट्स के साथ होता है, सो हम इसको सिर्फ स्टैटिस्टिकली ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप एक मॉलिक्यूल या एक एटम की स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते ऑन माइक्रो स्केल। आपको क्या करना होता है, आपको ऑन दी एवरेज स्टैटिस्टिकली आपको उनकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बतानी होती है। सो जो मॉलिक्यूल्स की हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड है दैट इज़ VRMS इज़ इक्वल टू √3RT ओवर M फॉर वन मॉलिक्यूल या फॉर वन मोल। अगर आप निकालें फॉर वन मोल हमारे पास ये आएगी। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आप देख रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को, किसी भी गैस के टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखें तो जो उसकी VRMS है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है, तो उसकी जो RMS वैल्यू है वो कम होगी। इसी तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज़ कम है या उसका मास कम है तो उसकी जो VRMS है, उसकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। या आप यूँ भी कह सकते हैं, अगर आप मास को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से RMS वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो एवरेज स्पीड है या रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर हो गया जी। तो आगे बढ़ते हैं जी, इसको हम अरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, एक तो ये तो हमने निकाली थी VRMS। ठीक है, इसके साथ हमें एवरेज स्पीड भी दी हुई है एंड दैट इज़ 8 kBT ओवर M, और इसके अलावा हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी दी हुई है जी एंड दैट इज़ 2
kBT/m और रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है ये भी हमें दी हुई है जी, एंड दैट इज़ √3 kBT/m। अच्छा, अब बाज़ का इन तीनों का कंपैरिजन भी पूछ लिया जाता है पेपर में एज MCQs कि बताइए तीनों में से ज़्यादा कौन सी है। तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जो हमारी एवरेज स्पीड है दैट इज़ ग्रेटर देन, सबसे ज़्यादा ये होती है, दैट इज़ ग्रेटर देन VRMS एंड दैट इज़ ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल, RMS और एवरेज। सो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसको हम उलट कर दें तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं, V मोस्ट प्रोबेबल इज़ लेस देन VRMS एंड इज़ लेस देन एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया? तो ये तीनों में कंपैरिजन भी किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी मीन फ्री पाथ। ठीक है जी, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जी मीन फ्री पाथ को। मीन फ्री पाथ जो है दैट इज़ द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइंस, यानी कि दो कोलाइंस के दरमियान जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो पाथ होता है, जो डिस्टेंस होता है, दैट इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ। ठीक है, यानी कि वो पाथ जिस पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर सकता है विदाउट एनी कोलाइन, दैट इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलाइन इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ, एंड मीन फ्री पाथ की जो लेंथ है दैट इज़ गिवन बाय L इज़ इक्वल टू 1/πd² N/V। सो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d², L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होगा, D रिप्रेजेंट द साइज़ या रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर साइज़ मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये भी MCQs बन सकता है। अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप ज़्यादा कर देंगे तो उनके दरमियान कोलाइन का चांस ज़्यादा होगा। अगर कोलाइन ज़्यादा होंगे तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पीड, अगर मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होगी तो उनके दरमियान कोलाइन का चांस भी ज़्यादा होगा। अगर कोलाइन का चांस ज़्यादा होगा तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो इन तीनों फैक्टर्स, साइज़, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्पीड, इन तीनों के साथ मीन फ्री पाथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे पास्ट एग्जाम से मुझे याद नहीं आ रहा अब एग्जैक्टली, एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि इन तीनों में से कौन सा फैक्टर है उसको कम या ज़्यादा करने से मीन फ्री पाथ जो है उसकी वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलाइंस भी यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। तो यहाँ नोट्स में इसको कैपिटल F लिखा गया, आप इसको सही कर लीजिएगा। ये स्मॉल f है, ये फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ πd² V एंड n। ठीक है जी, सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलाइंस। उसके बाद हमारे पास आ गया है जी रिमेंबर। तो रिमेंबर में हमारे पास सबसे पहले है जी लाइटर मॉलिक्यूल्स कैन एस्केप मोर रैपिडली फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। लाइटर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड, जिनका मास कम होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से एस्केप कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मास और स्पीड जो है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मॉलिक्यूल के साइज़ कम होंगे तो उनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होंगी। एवेपोरेशन इज़ कॉल्ड कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन एक्चुअली कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी या ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। मोलर स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स इज़ गिवन बाय, अच्छा अभी हमने यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो गैसेस के लिए उसकी बात की है। अगर आप सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में जो मोलर स्पेसिफिक हीट है दैट इज़ इक्वल टू 3R। उसके बाद इंटरनल एनर्जी हो गया जी फॉर मोनोटॉमिक गैस, ये सारा कुछ हमने कर लिया है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी ऑन PV डायग्राम वर्क डन इज़ पॉजिटिव इफ़ द प्रोसेस इज़ साइक्लिक। यानी कि अगर आप साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं PV डायग्राम के ऊपर तो आपका वर्क पॉजिटिव है, और अगर आप साइक्लिक प्रोसेस, आपका साइक्लिक जो है वो अगर क्लॉकवाइज है तो आपका वर्क पॉजिटिव है, अगर आपका साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क आपका नेगेटिव है।
अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ इन्फिनिट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इन्फिनिट क्यों होती है? हमने स्पेसिफिक हीट का फार्मूला देखा है पीछे। स्पेसिफिक हीट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज dQ/dt। आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होता है। सो अगर हम dt को ज़ीरो पुट कर दें तो CV इज़ इक्वल टू dQ/0 एंड दैट इज़ इन्फिनिट। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारी जो स्पेसिफिक हीट है उसको हम डिफाइन नहीं, आप इन्फिनिट से क्या मुराद है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज ज़ीरो। ठीक है, तो चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ने ना तो सिस्टम में एंटर होना है ना सिस्टम से बाहर जाना है, इसलिए dQ क्या हो जाएगा, dQ हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दूँ तो C भी मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा। सो स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज़ ज़ीरो। हीट कैपेसिटी आल्सो भी नेगेटिव। अच्छा, आमतौर पर हमने यही पढ़ा है कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, हीट कैपेसिटी एनर्जी की वो वैल्यू होती है जिससे हम किसी भी गिवन मास का टेम्परेचर राइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप यूँ कहें कि कितनी एनर्जी हम सिस्टम से रिमूव करें उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए, तो इस सेंस में हमारी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी जी। तो हमारे पास आ गया है जी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बात करने से पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करता चलूँ। हमारे पास 3 लॉ हैं थर्मोडायनामिक्स में। जिस तरह हमारे पास 3 लॉज हैं मैकेनिक्स में, न्यूटन लॉज विच डिस्क्राइब द मैकेनिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और बिल्कुल इस तरह से थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास 3 लॉज हैं विच डिस्क्राइब द थर्मोडायनामिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास है जी ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद हमारे पास है जी फर्स्ट लॉ, और उसके बाद हमारे पास है जी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद टेम्परेचर। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ज़ीरोथ लॉ का ताल्लुक किसके साथ है? ज़ीरोथ लॉ का ताल्लुक है टेम्परेचर के साथ। फर्स्ट लॉ का ताल्लुक किसके साथ है? इंटरनल एनर्जी के साथ। ये भी पेपर में क्वेश्चन हो सकता है। और सेकेंड लॉ, सॉरी थर्ड नहीं है ये, सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का, इसका ताल्लुक जो है दैट इज विद एंट्रोपी। ठीक है, अब आपको पता है कि टेम्परेचर भी स्टेट वेरिएबल है, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट वेरिएबल है, और एंट्रोपी भी स्टेट वेरिएबल है। तो ये एक तीसरा स्टेट वेरिएबल यहाँ पर आ गया जिसका ताल्लुक सेकेंड लॉ के साथ है। सो अभी हम पहले इसकी इसकी जो स्टेटमेंट है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं और फिर आगे चल के इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कैल्विन स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की। ये हमें बता रही है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट ऑपरेटिंग इन अ साइकिल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द इनपुट ऑफ एनर्जी बाय हीट फ्रॉम अ रेजर्वायर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ऐसा कोई हमारे पास इंजन हो या सिस्टम हो जो क्या करे, जो एक रेजर्वायर से एनर्जी ले और उस पूरी की पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे और इन्वायरमेंट में कोई चेंज ना लेकर आए या सिस्टम में कोई चेंज ना लेकर आए। ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका आसान तर्जमा ये है कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप सारी एनर्जी को इनपुट के तौर पर लें और आउटपुट के तौर पर आप सारा वर्क दें। ठीक है, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो 100% हो जाए। आप ना तो इन्वायरमेंट में कोई चेंज कर रहे हैं, आप ना तो हीट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, आप ना ही सिस्टम में कोई चेंज लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसे कहते हैं लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ की, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, और ये हमें कहती है इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन वेयर एफर्ट इज़ टू ट्रांसफर एनर्जी बाय हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर टेम्परेचर विदाउट इनपुट टू वर्क। यानी कि आप हमारा जो हम जो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सारी हीट ही आप वर्क में कन्वर्ट कर दें, आप सारी इनपुट को सारी आउटपुट में कन्वर्ट कर दें। सो ऐसी कोई भी मशीन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं जी इंजन्स। हमारे पास एक तो हमारे पास हीट इंजन्स हैं जो कि रियल इंजन्स हैं, और एक हमारे पास आइडियल इंजन है, दैट इज़ आप सबको पता है जी, बड़ा मशहूर इंजन है। ठीक है जी, तो कार्नेट इंजन।
सो कार्नेट इंजन जो है ये एक आइडियल इंजन है और इसकी एफिशिएंसी हमारे पास दुनिया में जितने भी इंजन हैं उन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये आइडियल इंजन है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी भी 100% नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक तो हमारे पास हीट इंजन है। ठीक है, हीट इंजन में आगे हमारे पास फिर पेट्रोल इंजन आ जाता है, डीजल इंजन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास हीट इंजन के ऑपोजिट जो मशीन काम करती है दैट इज़ रेफ्रिजरेटर। तो ये सारी मशीन जो हैं ये आपने खुद जो है इसको पढ़ना है और पढ़ के फिर आपने मेरे साथ इसको डिस्कस करना है। तो ये है, चूँकि ये टॉपिक बहुत लेंथी हो रहा है सो इसलिए कुछ चीज़ें जो है वो आपके ज़िम्मे मैंने लगाई हैं, उसमें ये इंजन्स भी आपने खुद पढ़ लेने। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात हम करते चलें, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, किसी भी इंजन का एक कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है जो ये डिसाइड करता है कि आप इसको कितनी इनपुट दे रहे हैं और बदले में ये आपको कितनी आउटपुट दे रहा है। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू Q ओवर W। ये Q क्या है? इनपुट के तौर पर आप जो एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास जो आउटपुट के तौर पर हमें वर्क मिल रहा है दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हमारे पास 1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि आप सारी की सारी इनपुट को सारी की सारी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ऐसा अलाउ नहीं करता। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, ये आम तौर पर ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन ये वैल्यू 1 के जितना करीब होगी इसका मतलब है उस इंजन की एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर है, और ये वैल्यू 1 से जितना दूर होगी इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ख़राब है। यानी कि अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को कंपेयर करें दो मशीन के लिए, एक मशीन का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है फ़र्ज़ करें दैट इज़ 5 और दूसरी मशीन का जो है दैट इज़ 15, तो आप यहाँ बता सकते हैं कौन सी मशीन अच्छी है और कौन सी मशीन की कारकर्दगी उसके मुकाबले में कम है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी कारकर्दगी ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 1 के करीब करीब है, यूनिटी के करीब करीब है, और इसका यूनिटी से दूर है। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाली मशीन ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अ गुड रेफ्रिजरेटर हैज़ अ CO पीक ऑफ कूलिंग बिटवीन 5 एंड। एक अच्छा रेफ्रिजरेटर होता है उसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 5 और 6 के दरमियान होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो पुअर रेफ्रिजरेटर है। उसके बाद हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जी, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में वापस रिट्रेस कर सकता है उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल साइकिल या रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कार्नेट साइकिल जो है वो हमारा रिवर्सिबल साइकिल के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आइडियल है। तो उसमें हमारा जो PV डायग्राम है, हमारे PV डायग्राम में अगर ये हमारे सिस्टम की इनिशियल स्टेट है और इनिशियल स्टेट में चेंजिंग्स के बाद, ठीक है, ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, तो यहाँ से वो स्टेट B में गया, फिर स्टेट C में गया, स्टेट D में गया, और वापस वो स्टेट A में आ गया। सो इस तरह का जो प्रोसेस है, ठीक है, PV डायग्राम के ऊपर इसको बना लें आप। इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम अपने आप को रिट्रेस कर सकता है अपनी इनिशियल कंडीशन के ऊपर, दैट इज़ नोन एज रिवर्सिबल साइकिल। देखिए, रिवर्सिबल साइकिल इज़ एन आइडियलाइजेशन, ये एक आइडियलाइजेशन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। उसके बाद हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है इसके उलट हो गया कि जो अपनी इनिशियल स्टेट को रिट्रेस नहीं कर सकता, और जितने भी रियल प्रोसेस हैं याद रखें दे आर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो यहाँ कुछ रिमेंबर्स लिखे हुए हैं जी, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियलाइजेशन, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ये मिस्टेक है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। अ स्लोली अकर प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो स्लोली अकर हो रहा हो, लाइक आप आइसो थर्मल प्रोसेस जो है, अगर आप उसको बहुत स्लोली कैरी करते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, कंप्लीट नहीं, ऑलमोस्ट। अगर कंप्लीट हो गया तो फिर तो वो आइडियल हो गया। तो कोई भी कंप्लीट हमारे पास आइडियल प्रोसेस एग्जिस्ट रियलिटी में नहीं करता, तो ऑलमोस्ट आप इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है जी, नो डिसिपेटिव इफेक्ट्स इज प्रेजेंट इन आइडियल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो आइडियल प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है जी, या रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसमें हमारी जो एनर्जी है उसका फ्रिक्शन में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं होता या नहीं होता, ठीक है। तो जी इसके बाद हमारे पास बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है थर्मोडायनामिक्स में, दैट इज़ एंट्रोपी। एंट्रोपी भी एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है जी।
एंट्रोपी भी एक स्टेट वेरिएबल है, इसका ताल्लुक भी सिस्टम की स्टेट के साथ है, ठीक है जी। एंट्रोपी को हम आमतौर पे कहते हैं, एंट्रोपी और एनर्जी में एक तो फ़र्क ये है कि एंट्रोपी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब आप यूँ कह लें कि एंट्रोपी इज़ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, यानी कि हमारे पास कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो है वो हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाता है। किसी भी सिस्टम में आप हीट ऐड करोगे तो वो हमेशा किस तरफ जाएगा, डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। सो किसी भी सिस्टम में एनर्जी ऐड करने से जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है, दैट डिसऑर्डर इज़ नोन एज एंट्रोपी। और आपको पता है कि जितने भी हमारे रियल प्रोसेस होते हैं, सारे रियल प्रोसेसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है। तो अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें, अगर आप यूनिवर्स की बात करें, तो हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और वो है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीमेंट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो यही एक वाहिद एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, एक वाहिद कॉन्सेप्ट है जो हमें सपोर्ट करता है टाइम को हकीकत या रियलिटी मानने में। सो टाइम के बारे में बहुत सारी थेरीज हमारे पास मौजूद हैं कि टाइम एक रियलिटी है, टाइम एक हकीकत है या एक इल्यूजन है। तो ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है एंट्रोपी जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि टाइम रियल है, इसलिए कि एंट्रोपी भी हमेशा बढ़ रही है। इस तरह हम कहते हैं कि टाइम हमेशा फॉरवर्ड मूव कर रहा है, टाइम बैकवर्ड मूव नहीं करता। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं चूँकि एंट्रोपी जो है इसका एरो हमेशा फॉरवर्ड जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि एंट्रोपी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ टाइम, या आप ये कह सकते हो कि एंट्रोपी एरो इज़ द टाइम एरो। सो एंट्रोपी को हम लिख सकते हैं S इज़ इक्वल टू dQ/T, यानी कि टेम्परेचर जो है सिस्टम का, अगर आप इसको कांस्टेंट रखें तो हीट ऐड करने से सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोसेस नहीं है जो एंट्रोपी को इस तरह से हो कि उसमें एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही हो। ये हो सकता है कि किसी सिस्टम में एंट्रोपी लेट्स सपोज डिक्रीज़ हो रही हो, लेकिन जब आप उस सिस्टम की और एनवायरनमेंट की एंट्रोपी को ऐड करेंगे तो वो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ होगी। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, entropy of the system plus environment always increase। अच्छा जी, तो एंट्रोपी ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल, यहाँ पर एंट्रोपी को आप माइक्रो लेवल पर भी डिफाइन कर सकते हैं। एंट्रोपी फॉर माइक्रो स्टेट इज़ इक्वल टू KB/Ln ऑफ W, ठीक है। देखिए, ये एक और ख़ूबसूरत इक्वेशन है जो लुडविग बोल्ट्जमैन की कबर के ऊपर लिखी हुई है। ये इक्वेशन उसने ड्राइव की थी, इसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि हमने इसको तस्लीम नहीं किया था। सो आज ये इक्वेशन जो है उसकी कबर के कतबे के ऊपर लिखी हुई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है। ये इक्वेशन भी क्या कर रही है, माइक्रो स्टेट्स को मैक्रो स्टेट के साथ जोड़ रही है। सो ये हमारे पास क्या है, मैक्रो स्टेट। एंट्रोपी हमारे पास क्या है, मैक्रो स्टेट। आपको पता है कि एक मैक्रो स्टेट में बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो इंसेंबल है W, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सिस्टम की माइक्रो स्टेट्स को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सिस्टम की मैक्रो स्टेट को। सो माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट को इसके ज़रिए आपने कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि सिस्टम की माइक्रो स्टेट्स में अगर इजाफा होगा तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज़। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं जी हीट ट्रांसफ़र। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करते चलते हैं, और वो है हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। आपको पता है कि दिन ब दिन जब हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं वर्क करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी का कुछ पोर्शन ही, आपको पता है एनर्जी का कुछ पोर्शन ही वर्क में कन्वर्ट होता है। बाकी सारी एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है, जो कि हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहती इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब उस एनर्जी से हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम ऐसा करते रहे तो एक ऐसा वक्त आएगा जब हमारी पूरी यूनिवर्स जो है वो एक ही टेम्परेचर पे आ जाएगी, यानी कि पूरी यूनिवर्स जो है वो थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। अगर सारी चीज़ें एक ही टेम्परेचर पे हों तो उनके दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होगा तो फिर आप वर्क भी नहीं कर सकेंगे। दैट इज़ नोन एज हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स।
उसके बाद है जी हमारे पास हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। हीट कितनी तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है? तो सबसे पहले हमारे पास है जी कंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन लिखा हुआ है, इसमें ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट करके नोट्स को दोबारा आपको दे देंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास कंडक्शन आ रही है। ठीक है जी, तो कंडक्शन में क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या माइक्रो स्केल के ऊपर हमारे जो एटम्स हैं उनके कोलिजन्स की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ नोन एज कंडक्शन। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई मेटल का कोई भी आपके पास कोई मेटल की चीज़ है, कोई रॉड है मेटल का, अगर आप उसको एक एंड से अपने हाथ से पकड़ें और दूसरे एंड से आप उसको आग में रख दें या चूल्हे पर रख दें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपने जिस जगह से पकड़ा हुआ है वो भी गर्म हो गया, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन्स हो रहे हैं, उन कोलिजन्स के नतीजे में वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हीट फ्लो dQ ओवर dt। ये हमारे पास रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इज इक्वल टू KA इंटू dt और डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये चीज़ जो है दैट इज़ नोन एज रेट ऑफ हीट फ्लो। सो रेट ऑफ हीट फ्लो जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हीट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। डी टी क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हीट फ्लो भी ज़्यादा होगी। और ये क्या है, लेंथ ऑफ सैंपल, जो भी हमारे पास सैंपल है अगर उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट का जो ट्रांसफ़र रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स को हैव टू ट्रैवल मोर। अगर उनको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, उनका जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी कन्वेक्शन। ठीक है, और रेडिएशन। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इटसेल्फ वो खुद से मूव करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा है ये सी ब्रीज़ एंड लैंड ब्रीज़, तो सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ में इसी तरह से मॉलिक्यूल्स खुद हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से लैंड ब्रीज़ चलती हैं या सी ब्रीज़ चलती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एयर करंट्स जो होते हैं आपने अक्सर देखा होगा, ये जो ग्लाइडर्स होते हैं या परिंदे जो होते हैं, ये अक्सर अपने पर ऐसे मार के तो एकदम से अपने आप को छोड़ देते हैं, तो ये अपने आप को एयर करंट्स के ऊपर सवार कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसके बाद हमारे पास एमिसिविटी और एब्जॉर्बिटिविटी है। तो एमिसिविटी जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी हमारे पास 1 के एमिसिविटी मतलब होता है एमिशन ऑफ रेडिएशन, और एब्जॉर्बिटिविटी होता है रेडिएशन को अब्जॉर्ब करना। अगर एमिसिविटी 1 हो, द ऑब्जर्वर इज़ आइडियल ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर एमिसिविटी 1 के बराबर होगी तो ऐसा ऑब्जर्वर आइडियल एब्जॉर्बर होगा। और आइडियल एब्जॉर्बर जो है, ये हम ऐसे एब्जॉर्बर को कहते हैं जो अपने ऊपर फॉल करने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से अगर एमिसिविटी 0 होगी तो ये होगा आइडियल रिफ्लेक्टर, यानी कि ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है और किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसके साथ ही मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। कुछ चीज़ें हमारी अभी रहती हैं, ठीक है, वो मैं आपको जो हमारा जूम सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें TDS इक्वेशंस हैं और कुछ और छोटे मोटे 1-2 लॉज हैं। ठीक है, जिस तरह बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है, वो हमने डिस्कस नहीं किया। तो इस तरह से हमने इंजन्स को डिस्कस नहीं किया। तो इंजन्स और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है, ये तो आप खुद ही डिस्कस करेंगे, खुद ही इसको तैयार करेंगे। बाकी रह गया हमारे पास TDS इक्वेशंस, तो उसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जूम सेशन में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।